मॉर्निंग बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको हार्बेरियम, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम के बारे में बताया था। बच्चों इस लेक्चर में अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जीवों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। हमने आपको शुरू में बताया था कि जो अरिस्टोटल हैं, जो अरस्तु हैं, इन्होंने जैसे पौधों को हर्ब, श्रब, ट्री इस तरह से, यानी कि हर्ब, श्रब, ट्री क्या होते हैं आप जानते हैं, वो पौधे जो छोटे होते हैं, जिनमें लकड़ियां नहीं होती हैं, जिनका जो शाकीय होते हैं उन्हें हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स झाड़ी वाले पौधे और ट्री जो बड़े आपकी बिग ट्रीज है। तो इस तरह से इन्होंने शुरू में इनका वर्गीकरण किया था। बच्चों शुरू के टाइम पीरियड में जब मनुष्य को वर्गीकरण के सिद्धांत नहीं पता थे, तो उस समय हम वर्गीकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, या जीव जंतुओं के कुछ लक्षणों को लेकर के, जैसे उनका वास स्थान, ठीक है, उनकी वो मनुष्य के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, ठीक है, वो किस तरह के हैं, इन चीज़ों के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते थे। जैसे जलीय हैं कि स्थलीय हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं कि लाभदायक हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बेसिस पे करते थे। लेकिन बाद में बच्चों ये वर्गीकरण चेंज हुआ और लिनियस ने, आप जानते हैं कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्गीकरण पे बहुत काम किया है और इन्होंने पूरे जीव जगत को दो किंगडम में बांटा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया। लेकिन बच्चों इसमें इनके वर्गीकरण में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया इन्होंने किस बेसिस पे बांटा था कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता है। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल में लोकोमोशन और मूवमेंट होती है, लेकिन प्लांट में लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं होती है। इस वर्गीकरण में कुछ भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं था। एक कोशिकी फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक जीवों के बीच में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। इसीलिए जो है इनका टू किंगडम सिस्टम फिर आगे चल करके मॉडिफाई हुआ। स्पेसिफिकली हम लोग वर्गीकरण को क्या कहते हैं? जीव जगत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जीवों की सभी जातियों को उनके समान तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब हमें इस वर्गीकरण की जरूरत क्या होती है? देखिए, पहला कन्वीनियंस इन स्टडी, जो अध्ययन की सुविधा, इस वर्गीकरण से हमारे अध्ययन में सुविधा होती है। हम आसानी से एक कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वर्गीकरण से हमको जैव उद्विकास के संबंध में प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। थर्ड है कि हमको डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म की खोज आसान हो जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द म्यूजियम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको म्यूजियम में प्रिजर्व करने के लिए उसका एक निश्चित क्लासिफिकेशन, एक निश्चित वर्गीकरण जरूरी होता है। नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन, किस तरह से ये प्लांट या एनिमल अपने बाह्य इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है, कैसे अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है, इसके बारे में, एडाप्टेशन के बारे में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अब देखिए जो कैरेक्टर हमने लिया, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तथा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, जो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था कि इन्होंने क्या किया था, रंग, रूप, आकार, आकृति, रहने की जगह, मनुष्य के लिए जीवों की उपयोगिता,
इन सभी के आधार पे जो जंतुओं का वर्गीकरण किया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जहाँ उनके केवल कुछ लक्षणों को लेकर के वर्गीकरण किया जाता था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो है जिनमें उनकी रचना, शरीर की संरचना और प्राकृतिक विकास की दृष्टि से उनका जो इवोल्यूशन है, वो विकास है, उसकी दृष्टि से हम लोगों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो कैरोलस लीनियस का ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये नेचुरल सिस्टम में आता है। और आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी, पौधों या जंतुओं के जो नामकरण की पद्धति है, द्विनाम पद्धति, उसको भी इन्होंने ही दिया था। बच्चों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनका नाम 3 अक्षरों में था। ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम 3 अक्षरों में था, कार्ल वॉन लीनियस। लेकिन जब इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, द्विनाम पद्धति को दिया, तो इन्होंने अपने नाम को भी मॉडिफाई कर लिया और ये 2 लैटिन कैरोलस और लीनियस, इन्होंने अपने नाम को कार्ल वॉन लीनियस को कैरोलस लीनियस रख लिया। बच्चों, जो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज द फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पूरी तरह से जाति वृद्धि पर, फाइलोजेनी पर आधारित है कि जीवों का वर्गीकरण उनके ओरिजिन, उनकी फाइलोजेनी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब ये जो डिफरेंट किंगडम ऑफ सिस्टम है, समय की डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे चीजें बदलती गई। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो नेचुरल सिस्टम में आया। जो नेचुरल सिस्टम 2 किंगडम सिस्टम था, जिसमें लीनियस ने पूरे जीवों को प्लांट और एनिमल, 2 किंगडम्स प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड किया था। और हमने आपको पहले ही बताया इनका डिवीजन, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की एब्सेंट, कोशिका भित्ति की प्रेजेंस, कोशिका भित्ति एब्सेंट, तथा जंतुओं में लोकोमोशन और सेंसिटिविटी, लेकिन प्लांट्स में लोकोमोशन और सेंसिटिविटी का अभाव होता है। इसके आधार पे उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया था। 3 किंगडम सिस्टम, इस 2 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए 3 किंगडम सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि 2 किंगडम सिस्टम में जो एक कोशिकीय थे, जो यूनिसेलुलर थे, उनको स्थान नहीं दिया गया था। जो उनका स्थान था वो निर्धारित नहीं था। इसीलिए 3 किंगडम सिस्टम आपके अस्तित्व में आया और इसमें पहला किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का बनाया गया और इस प्रोटोक्टिस्टा में सभी एक कोशिकीय जीव आए। दूसरा प्लांटी, जिसमें कि मल्टी सेलुलर प्लांट आए। उन्होंने यूनिसेलुलर जो प्लांट्स थे उनको प्रोटोक्टिस्टा में रखा और जो मल्टी सेलुलर प्लांट थे वो प्लांट में आए और जो मल्टी सेलुलर एनिमल थे वो एनिमल में आए। इस तरह से अब इस 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो यूनिसेलुलर प्लांट थे वो प्रोटोक्टिस्टा में आ गए, जो यूनिसेलुलर एनिमल थे वो भी प्रोटोक्टिस्टा में आ गए। तो अब ये इस क्लासिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आई। तो इसके आगे 4 किंगडम सिस्टम आया। 4 किंगडम सिस्टम में और बच्चों दूसरी बात ये थी कि जो प्रोटोक्टिस्टा था इसमें यूनिसेलुलर को तो रख दिया गया, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स थे उनको कोई जगह नहीं मिली। इसलिए 4 किंगडम सिस्टम में जो प्रोटोक्टिस्टा था इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में सभी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो जीव थे, यूनिसेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोट्स आए, जैसे बैक्टीरिया, ब्लूबिलिन। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स, प्लांटी में प्लांट्स और एनिमलिया में एनिमल्स। तो अब बच्चों जब 4 किंगडम सिस्टम आया तो इसमें भी प्रॉब्लम हुई कि जो एक कोशिकीय प्लांट और एनिमल थे उनको दोनों को एक साथ प्रोटिस्टा में रख दिया गया और फंजाई को कोई स्थान नहीं मिला। तो फंजाई का क्लासिफिकेशन कंट्राडिक्टरी रहा कि उसको किस समूह में रखा जाए, क्योंकि जो फंजाई होते हैं उनमें माइसीलियम होता है और वो एक्लोरोफिलस होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्गीकरण में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, R.H. विटेकर। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया और 5 किंगडम सिस्टम काफ़ी दिनों तक जो है इनका मान्यता में रहा। इन्होंने ये 4 किंगडम सिस्टम को 5 किंगडम सिस्टम किया, जिसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा तो वही थे, लेकिन इन्होंने
फंजाई का भी एक किंगडम बनाया और प्लेंटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया 5 ग्रुप बने। बच्चों, मोनेरन्स में सभी यूनिसेलुलर, इंसिपिएंट यूनिसेलुलर लेकिन प्रोकैरियोट्स आए जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस था, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये प्रोकैरियोट्स को उन्होंने मोनेरा में रखा। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए। और यहाँ पर प्रॉब्लम है, दिस इज द डीमेरिट ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, कि जो प्रोटिस्टा है इसमें एक कोशिकी शैवाल भी है और एक कोशिकी प्लांट भी है और एक कोशिकी एनिमल भी है। इसी तरह से मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी है लेकिन इसको मोनेरा में रखा गया है। और फंजाई वो एनिमल्स थे जो फंजाई वो ग्रुप था जो हेटेरोट्रॉप्स था और जो शरीर की संरचना माइसीलियल थी। इनमें सेल वॉल काइटिन की बनी हुई थी और इसका एग्जाम्पल जैसे राइजोपस है। प्लेंटी में इन्होंने उन प्लांट्स को रखा जो मल्टीसेलुलर है और एनिमेलिया में उन जंतुओं को रखा जो मल्टीसेलुलर है। तो इस तरह से बच्चों एक प्रॉब्लम आई कि ये जो डिवीजन था इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, वो हम आपको बताते हैं। पहले क्या बेसिस था, इस 5 किंगडम सिस्टम का क्या बेसिस था, यहाँ हमने आपसे डिस्कस कर लिया है कि ये सेल की स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, कोशिका प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, उसके बेसिस पे बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर का संगठन एक कोशिकी है या बहुकोशिकीय है, उसके बेसिस पे लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का जीवन, रहन सहन, वो जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, फंजाई इवन जो है हेटेरोट्रॉप्स हैं, दे आर पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियाटिक, आर्चाइक। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि जीवों का उद्विकास किस क्रम में हुआ है, उसके आधार पे ये 5 किंगडम सिस्टम डिवाइड किया गया था। क्या मेरिट्स हैं, इससे प्रोकैरियोट्स को एक अलग स्थान मिला, एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा में रखे गए, फंजाई एक अलग किंगडम बना, प्लेंटी में सभी क्लोरोफिलस प्लांट्स थे और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स थे। अब ये तो मेरिट्स हो गई। डीमेरिट क्या रही बच्चों, देखिए डीमेरिट ये थी इसकी सबसे बड़ी कि जो प्रोटिस्टा था वो एक कोशिकीय जीवों का समूह था जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों आते थे, यानी क्लोरोफिलस और एक क्लोरोफिलस दोनों एनिमल आते थे। मोनेरा इस तरह के प्रोकैरियोट्स थे जिनमें एल्गी जो कि प्लांट्स में रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो आता था। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि जो एल्गी थी, जो मल्टीसेलुलर एल्गी थी वो प्लेंटी में आई, जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक थी वो प्रोटिस्टा में आई, जो प्रोकैरियोटिक्स थी वो मोनेरा में आई। तो एक ग्रुप जो एल्गी है वो 3 जगहों पर क्लासिफाई किया गया था। तो ये विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम की डीमेरिट थी। इसके बाद डोमेन सिस्टम है जो हम आपको समझा देंगे बच्चों।